Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zaib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. Dear viewers, today we are going to discuss an important topic of hematology, and that topic is hemostasis. Before starting our main topic, we should know that what is hemostasis. So hemostasis is a Greek word which is the combination of two words, hem and stasis. Hem means blood and stasis means to maintain the blood in static form, in normal form. So we can say that hemostasis is the process of prevention of blood loss. This definition is incomplete definition, because we can say that hemostasis is to maintain the blood in a static form. So whenever there is blood loss, we have to prevent that blood loss. So for blood loss prevention, our body perform other function like clotting. But again, if there is increased concentration of clotting in our body, it may also alter our vascular system, and it will alter blood flow within the circulatory system. So that's why hemostasis is incomplete, because there is blockage of blood vessels. So this is not hemostasis. So we cannot say that hemostasis is simply as the prevention of blood loss, but hemostasis is the arrest of blood flow and control of hemorrhages from an injured blood. जब भी कोई इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, तो हमारी बॉडी उस ब्लड वेसल्स को जो कि इंजर्ड है उसको रिकवर कर देती है और ब्लड को स्टॉप कर देती है. या हम हेमोस्टेसिस इसको भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लीडिंग एट any site is arrested by formation of hemostatic plug. Means कि whenever there is a blood vessel injury, so our body form hemostatic plug to arrest that bleeding. Or we can say that maintenance of normal blood flow within the circulatory system. Now this one is a complete definition of hemostasis, that is the last one. क्या definition है कि blood flow को circulatory system में maintain करना. शुरू में हमने ये कहा कि जब भी कोई blood vessels injury होती है तो हमारी body एक hemostatic plug बनाती है, लेकिन जब bleeding stop होगी ये hemostatic plug remain होगा और ब्लड वेसल्स में मौजूद होगा, इसलिए जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली मेंटेन नहीं हो सकती. इसलिए फिर हमारी बॉडी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू इस हेमोस्टेटिक प्लग को भी रिमूव करती है. तो जब भी जो इंजर्ड ब्लड वेसल है वो रिकवर होगा, ठीक हो जाता है, तो हमारी बॉडी फिर इस हेमोस्टेटिक प्लग को रिमूव कर देती है. तो इसलिए जो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, और उसमें ब्लड फ्लो फिर दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आती है, तो इसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं. हेमोस्टेसिस कहते हैं मीन्स कि ब्लड वेसल इंजरी भी हो गई, उस साइड जहां पर इंजरी हुई थी वो वहां पर हेमोस्टेटिक प्लग भी बना, हेमोस्टेटिक प्लग रिमूव भी हुआ, तो इसीलिए जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली मेंटेन रहती है. तो इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस कहते हैं. Now what are the prime functions of hemostasis? So the prime function of hemostasis is to maintain blood in fluid state. जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्लड अपने जो फ्लूइड फॉर्म है उसमें मेंटेन होगा, तो इसको हम हेमोस्टेसिस कहेंगे, और दिस इज बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ हेमोस्टेसिस. एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन. डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस में मुख्तलिफ ऑर्गन्स में ब्लड क्लॉट होता है.
तो मुख्तलिफ आर्गन में हमारे जो नॉर्मल जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड क्लॉट होता है। तो इसलिए जब ब्लड क्लॉट होगा तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हीमोस्टेसिस का एक फंक्शन ये है कि हमारा जो ब्लड है उसकी जो फ्लूइड फॉर्म है वो मेंटेन होगा, तो उसको हम हीमोस्टेसिस कहेंगे, उसमें कोई क्लॉट वगैरह नहीं होगा। टू अरेस्ट ब्लीडिंग फॉलोड बाय ट्रॉमा, जब भी कोई इंजरी होगी, कोई भी इंजरी होगी तो वहां से जो ब्लीडिंग होगी उसको स्टॉप करना ये हीमोस्टेसिस का एक और फंक्शन है। एंड टू रिमूव प्लेटेड प्लग व्हेन हीलिंग इज कंप्लीटेड, जब भी ब्लड वेसल की इंजरी होगी प्लेटेड प्लग बनेगा, प्लेटेड प्लग तब रिमूव होगा जब हीलिंग होगी, क्योंकि अगर हीलिंग नहीं होगी और प्लेटेड प्लग रिमूव होगा तो अगेन ब्लीडिंग होगी और हमारे हीमोस्टेसिस मेंटेन नहीं होगी। तो इसलिए ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए हीलिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड आफ्टर हीलिंग दैट प्लेटेड प्लग शुड बी रिमूव्ड एज इट मे अल्टर और सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हीमोस्टेसिस को अगर हम माने कि हीमोस्टेसिस इज जस्ट लाइक अ बैलेंस, जिसके एक तरफ ब्लीडिंग है और दूसरी तरफ क्लॉटिंग, हमने इस बैलेंस को मेंटेन करना है हीमोस्टेसिस के थ्रू। अगर बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो गई तो हीमोस्टेसिस का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस होगा, तो इसलिए हीमोस्टेसिस कंप्लीट नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो अगेन हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब है, इसीलिए इस बैलेंस को हमने हीमोस्टेसिस के थ्रू बैलेंस रखना है, क्लॉटिंग को भी और ब्लीडिंग को भी। तो इस हीमोस्टेसिस बैलेंस को कंप्लीट जो अपने बैलेंस में रखने के लिए हमें ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट, कोगुलेशन फैक्टर्स और फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम, इन 4 कंपोनेंट के थ्रू हम इस हीमोस्टेसिस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। और उसमें एक और चीज भी है, इनहिबिटर्स ऑफ कोगुलेशन which we will discuss later on, and activators of hemostasis which we will also discuss later on. So these are the 4 main components on the basis of which we can maintain this balance, that is clotting and bleeding. Now there are 2 types of hemostasis. There is primary hemostasis and secondary hemostasis. So primary hemostasis usually formation of platelet plug after vessel injury, तो इसमें मेनली प्लेटेट का रोल है, लेकिन प्राइमरी हेमोस्टेसिस में न सिर्फ प्लेटेट बल्कि वस्कुलर सिस्टम आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल विच वी विल डिस्कस राइट नाउ। एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, जो कि मेनली जो कोगुलेशन प्रोटीन्स हैं या कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उन पे बेस होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। प्राइमरी हेमोस्टेसिस चूंकि प्लेटेट और ब्लड वेसल्स इनिशियली अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस। एंड प्लेटेट और प्लेटेट प्लग और वस्कुलर सिस्टम के बाद जो दूसरा हेमोस्टेसिस का जो पार्ट है जिसमें कोगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, चूंकि वो सेकेंडली एक्टिवेट होते हैं आफ्टर प्राइमरी हेमोस्टेसिस, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। Now what is the role of blood vessels in hemostasis? So जो blood vessels का रोल है hemostasis में वो मुख्तलिफ है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इसका ये है कि जो blood vessels के endothelial cells है, they basically secrete certain factors like proteins and other factors which play an important role in hemostasis. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो जो vessel endothelial cells हैं, जो blood vessels के, वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर, जब भी ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, एंड दिस टिश्यू फैक्टर बेसिकली एक्टिवेट कोगुलेशन कैस्केड व्हिच वी विल डिस्कस in another lecture. Similarly, this endothelial cells also secrete prostacyclin, nitric oxide and von Willebrand factor. So prostacyclin and nitric oxide are vasodilator and these are strong vasodilator. न सिर्फ ये कि ये वेसोडाइलेशन करते हैं बल्कि ये प्लेटेट को एग्रीगेशन से भी बचाते हैं. सो वी कैन से दैट दीज टू फैक्टर्स आर इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटेट एग्रीगेशन. सो जब भी प्लेटेट एग्रीगेशन नहीं होगी, नॉर्मली जब प्लेटेट एग्रीगेट नहीं होते
तो फिर ये प्लेटेड प्लग नहीं बनाते। जब प्लेटेड प्लग नहीं बनाते तो जो हमारा हेमोस्टेसिस है या ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहती है। सो प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन normal hemostasis, means within or when there is no injury occur. So prostacyclin और नाइट्रिक ऑक्साइड ये फंक्शन करते हैं। फर्दर मोर कि प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जब ब्लड वेसल्स इंजरी हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा प्लेटेट को एक्टिवेट होने से भी प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बचाते हैं। तो इसलिए ज्यादा क्लॉटिंग नहीं हो पाती और ज्यादा प्लेटेड प्लग नहीं बनते। सिमिलरली वन विलिब्रियन फैक्टर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि प्लेटेट और कोलिजन को एडहेयर करते हैं उसके साथ विसल एंडोथेलियल के साथ जो भी इंजर्ड एरिया है उसके साथ, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इसी तरह वन विलिब्रियन फैक्टर, ये फैक्टर 8 का कैरियर प्रोटीन भी है। सो विदाउट वन विलिब्रियन फैक्टर 8 में नॉट सर्वाइव। सो इसलिए वन विलिब्रियन फैक्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। नंबर वन विलिब्रियन फैक्टर इज एन एग्रीगेटर ऑफ प्लेटेट and one Willebrand factor is an adhesive protein for platelet, and the second most important function is that one Willebrand is a carrier protein of factor 8. इसी तरह जो एंडोथेलियल सेल्स है वो एंटीथ्रोम्बेन 3 टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स और प्रोटीन एस ये भी सीक्रेट करती है जो कि इनहिबिटर्स ऑफ कोगुलेशन फैक्टर में आती है। एक और चीज की प्रोटीन सी रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन सी जो कि इनहिबिटर ऑफ कोगुलेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। प्रोटीन सी ये बहुत ज्यादा क्लॉटिंग को ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा क्लॉटिंग नहीं करने देता, तो इसलिए क्लॉटिंग नहीं हो पाती। बहुत ज्यादा क्लॉटिंग को या जो साइट इंजर्ड साइट है वहां पर तो क्लॉटिंग होगी, लेकिन जो इंजर्ड साइट के बाद जो एरिया है जहां पर क्लॉटिंग की जरूरत नहीं पड़ती तो प्रोटीन सी बेसिकली कोगुलेशन फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं वहां पर, और वहां पर क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए जो हमने एक चीज डिस्कस की, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में प्रोटीन सी की इनहिबिशन हो जाती है। तो जब प्रोटीन सी इनहिबिट होगा तो इसलिए कोगुलेशन बार बार होती है, इसलिए ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह वन विलिब्रियन फैक्टर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी सीक्रेट करता है, और इसके नाम से ही जाहिर है कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, और प्लाज्मिनोजन फिब्रिनोलिटिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो दीज आर द रोल ऑफ विसल एंडोथेलियल सेल्स और वस्कुलर सिस्टम इन हेमोस्टेसिस। इसी तरह वस्कुलर सिस्टम के और भी फंक्शन हैं लाइक कंस्ट्रक्शन, लोकल मायोजेनिक स्पेज्म। जब भी कंस्ट्रक्शन होगी, विसल इंजरी हो गई तो वहां पर उस साइड में विसल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसलिए ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो प्लेटलेट को टाइम मिल जाता है दैट इट एडहेयर टू द साइड ऑफ इंजर्ड साइट। इसी तरह जैसे हमने कहा कि जो वस्कुलर सिस्टम है वो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि कोगुलेशन में अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह नर्व रिफ्लेक्शन की वजह से भी वस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाती है। सो वस्कुलर कंस्ट्रक्शन 3 तरीकों से होती है। नंबर 1 लोकल मायोजेनिक रिस्पॉन्स, फिर प्लेटेट और टिश्यू जो टिश्यूज हैं वो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और फिर नर्व रिफ्लेक्स की वजह से भी वस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो वस्कुलर कंस्ट्रक्शन का रोल है to minimize the blood flow towards injured area so that platelet can adhere to the site of to the injured site. Now stages of primary hemostasis. There are 3 stages of primary hemostasis: that is platelet adhesion, platelet activation and release reaction, and platelet aggregation. These are the main 3 steps of primary hemostasis. So what happened कि ये एक ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल्स यहां से इंजर्ड हुआ है, तो इसीलिए यहां पर ब्लीडिंग होगी।
जैसे कि हमें पता है कि ब्लड में प्लेटेट भी हैं, WBCs भी हैं और RBCs भी हैं। तो वस्कुलर कंस्ट्रक्शन, जैसे हमने इससे पहले कहा कि सबसे पहले यहाँ पर वस्कुलर कंस्ट्रक्शन होगी। जब यहाँ पर वस्कुलर कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड फ्लो इस इंजर्ड एरिया में कम हो जाता है। जब यहाँ पर ब्लड फ्लो कम होगा तो प्लेटेट को टाइम मिल जाता है कि वो यहाँ पर एडहेयर हो सके, अटैच हो सके, क्योंकि इसने क्या बनाना है, प्लेटेट प्लग बनाना है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दीवार है, उसमें एक सुराख है और उस सुराख को हमने बंद करना है। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्लेटेट बेसिकली ईंटों का काम करते हैं। तो व्हाट हैपन व्हेन देयर इज एन इंजरी अकर्ड, तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स होते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। इसी तरह टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। इसी तरह एंडोथेलियल सेल, जैसे हमने कहा कि वन वोलिब्रान फैक्टर रिलीज करता है, तो वन वोलिब्रान फैक्टर्स इन एंडोथेलियल सेल से आके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इसी तरह कोलेजन ये भी एक्सपोज है। तो इन प्लेटेट के सरफेस पे वन वोलिब्रान फैक्टर के लिए और कोलेजन के लिए रिसेप्टर है। तो वन वोलिब्रान फैक्टर इन प्लेटेट के साथ अटैच होगा। इसी तरह कोलेजन भी इस प्लेटेट के साथ अटैच होगा। तो जब कोलेजन और वन वोलिब्रान फैक्टर दोनों इन प्लेटेट के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये प्लेटेट एडहेयर हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लेटेट एडहेशन। ये प्लेटेट फिर यहां से रिमूव नहीं हो पाते। अब जैसे ये लेट सपोज कि ये हमारे पास एक प्लेटेट है और उसका मेम्ब्रेन है। तो प्लेटेट के सरफेस पे मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ग्लाइकोप्रोटीन 2b, 3a और ग्लाइकोप्रोटीन 1a। These are the most important glycoproteins which are present on the surface of platelet. ये कोलेजन हैं। तो कोलेजन के अपना रिसेप्टर है, वन वोलिब्रान फैक्टर का अपना रिसेप्टर है। तो अगर हम ये देखें ग्लाइकोप्रोटीन 1a इज द रिसेप्टर फॉर कोलेजन, तो ये कोलेजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह वन वोलिब्रान फैक्टर के रिसेप्टर्स हैं, ये वन वोलिब्रान फैक्टर का रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ये वो ग्लाइकोप्रोटीन 1b वन वोलिब्रान फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। और वन वोलिब्रान फैक्टर, जैसे हमने कहा कि जब भी इंजरी हो जाती है तो वन वोलिब्रान फैक्टर ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स वो अटैच हो जाते हैं और ये फिर प्लेटेट के साथ अटैच हो जाते हैं। तो प्लेटेट फिर मूव नहीं कर सकते और प्लेटेट एडहेयर ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। ये एक और तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शो हुई है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन 1 है, ये प्लेटेट है। प्लेटेट के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो कि रिसेप्टर है वन वोलिब्रान फैक्टर का, और ये वन वोलिब्रान फैक्टर अटैच होता है ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। और ये वन वोलिब्रान फैक्टर वेसल एंडोथेलियल सेल्स जो हैं इनसे सीक्रेट होते हैं, यहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं। इसी तरह फिब्रिनोजन जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं, इसके भी अपना रिसेप्टर है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, दिस इज बेसिकली अ रिसेप्टर फॉर फिब्रिनोजन। सो प्लेटेट की एग्रीगेशन के लिए फिब्रिनोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b है जो कि अगेन वन वोलिब्रान फैक्टर का है, रिसेप्टर है। नाउ अब जब भी प्लेटेट एडहेयर होता है ऑन द सरफेस ऑफ इंजर्ड साइड, तो वन वोलिब्रान फैक्टर और कोलेजन के साथ जब भी प्लेटेट अटैच होते हैं तो प्लेटेट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो प्लेटेट एक्टिवेट जब होंगे तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल शेप में चेंज आ जाती है। जैसे ये प्लेटेट की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, लेकिन जब प्लेटेट एक्टिवेट होते हैं तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और इसके सूडोपोडिया निकल आते हैं। जैसे ये इसके सूडोपोडिया हैं। तो ये सूडोपोडिया अब एक दूसरे के साथ प्लेटेट इसमें और भी एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे में धंस जाते हैं ये सूडोपोडिया। तो और भी प्लेटेट पर रिमूव एक दूसरे से नहीं हो सकते। न सिर्फ ये कि प्लेटेट की मॉर्फोलॉजिकल शेप की इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्लेटेट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बल्कि एक और भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेटेट ये बन जाते हैं फ्लैटेंड सरफेस की तरह बन जाते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ इजीली अटैच हो सकते हैं।
और इम्पोर्टेंस क्या है इस मॉर्फोलॉजिकल चेंज का, जैसे ये भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज इसमें आप देख सकते हैं, ये भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज है जिसके सूडोपोडिया निकले हैं। प्लेटेड के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स में कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक एडीपी, इसी तरह सेरोटोनिन, इसी तरह थ्रोम्बोक्सिन A2। ये सारे के सारे जब प्लेटेड में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ये रिलीज होते हैं। अब एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 these two are strong प्लेटेड एग्रीगेटर। तो ये क्या करेंगे कि ये एक प्लेटेट और दूसरे प्लेटेट के दरमियान आके प्लेटेट को फिर एग्रीगेट करते हैं, एडहेयर करते हैं। प्लेटेट बेसिकली अटैच टू ईच अदर, तो इसको हम कहते हैं प्लेटेट एग्रीगेशन। तो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्लेटेट एग्रीगेटर भी हैं। सेरोटोनिन ये वेजो कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो और भी कम होगा सेरोटोनिन की वजह से। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का कुछ फायदे हैं जैसे हमने डिस्कस किया, तो हम अगेन इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज के इम्पोर्टेंट ये है कि इसके सूडोपोडिया निकल आते हैं और ये सूडोपोडिया एक दूसरे में धंस जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटेट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कहेंगे प्लेटेट एग्रीगेशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंज के एक और इम्पोर्टेंस ये है कि इससे कुछ ग्रेन्यूल्स से इसके कंटेंट निकल आते हैं, जैसे एडीपी, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 आर स्ट्रॉन्ग एग्रीगेटर, तो प्लेटेट को एग्रीगेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और सेरोटोनिन वेजो कंस्ट्रक्टर भी हैं। जस्ट रिमेंबर कि एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 न सिर्फ प्लेटेट एग्रीगेटर भी हैं बल्कि ये प्लेटेट एक्टिवेटर भी हैं। तो ये फर्दर प्लेटेट को और भी एक्टिवेट करते हैं और उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाते हैं और उसके जो ग्रेनुलर कंटेंट हैं वो रिलीज करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 आर स्ट्रॉन्ग प्लेटेट एग्रीगेटर एज वेल एज एक्टिवेटर। नाउ द थर्ड स्टेप इज प्लेटेट एग्रीगेशन। पहला स्टेप था कि प्लेटेट एडहेयर हो गए, दूसरा स्टेप था कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गई और इसके ग्रेनुलर कंटेंट रिलीज हो गए, जैसे एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन। तो एडीपी इस प्लेटेट और इस प्लेटेट के दरमियान ऐसा काम करते हैं जैसे ग्लू का काम। जैसे हमने कहा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडीपी ये एक प्लेटेट को दूसरे प्लेटेट के साथ अटैच करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्लू का काम करते हैं। तो जब एक प्लेटेट दूसरे प्लेटेट के साथ अटैच होगा, इसी तरह एक प्लेटेट इसके साथ अटैच होगा, ये सारे प्लेटेट आपस में कंबाइन होके इस इंजर्ड एरिया को कवर कर देते हैं और इसको हम कहते हैं प्लेटेट प्लग। ये प्लेटेट प्लग अब रिमूव नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, डिलीकेट होता है, लेकिन इसको हमने और भी स्ट्रेंथन बनाना है और स्ट्रेंथन हम बनाते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं कोगुलेशन कैस्केड के थ्रू। कि जब कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा तो वो कोगुलेशन कैस्केड इस पे एक जाल बना देता है, जैसे कि ये। तो इसको जैसे फिब्रिनोजन है, फिब्रिन क्लॉट्स में चेंज होंगे और फिब्रिन क्लॉट्स प्लेटेट के दरमियान आपस में जुड़ जाते हैं और इन प्लेटेट को और भी स्ट्रेंथन कर देते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेटेड प्लग, हम इसको कहते हैं। तो कोगुलेशन कैस्केड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे। तो हम अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हेमोस्टेसिस हमने जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसको मेंटेन रखना है। तो जब भी कोई इंजरी होती है ब्लड वेसल में, सबसे पहले प्लेटेट एडहेयर होंगे, फिर इसके बाद प्लेटेट के जो ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज होंगे, जिसमें एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 ये एक प्लेटेट को दूसरे प्लेटेट के साथ अटैच करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेटेट एग्रीगेशन। तो प्लेटेट इस इंजर्ड एरिया को कवर कर देते हैं और इसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन बनाने हैं फिब्रिन क्लॉट के थ्रू, और फिब्रिन क्लॉट एक्टिवेट होता है कोगुलेशन कैस्केड के थ्रू, और कोगुलेशन कैस्केड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers, welcome back. And today I am going to discuss the second part of hemostasis,
and the second part of hemostasis is known as secondary hemostasis. As the name indicates that this is secondary, means that after completion of primary hemostasis, the secondary hemostasis will work. So this is called secondary hemostasis because after the stoppage of bleeding by platelets which are involved in primary hemostasis, this step basically works. So that's why this is known as secondary hemostasis. Secondary hemostasis. In secondary hemostasis, there is involvement of a cascade which is known as cascade of reaction. Now, what is cascade? Cascade means that once a pathway is activated, that pathway will lead to an end and will not be stopped. So that is known as cascade. We can define the cascade in another way, that कि एक मरतबा एक रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसके लिए जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट उसके लिए रिक्वायर्ड है, और जो ही वो पाथवे स्टार्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरे रिएक्शंस उसके बैक टू बैक आते हैं, तो एंड ऑफ द रिएक्शन पे फिर उस पाथवे स्टॉप होती हैं, तो इसलिए हम इसको कैस्केड कहते हैं. The cascade of reactions means coagulation cascade is basically was modified or was invented by this person McFarlane in 1967. इस पाथवे में या कोगुलेशन पाथवे में कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व है जिसको हम कहते हैं inactive enzymes. These inactive enzymes are present in our body but in an inactive forms, and these inactive are then activated by certain factors which are involved in coagulation cascade and which are involved in pathological conditions but not in normal conditions. And normally these inactive enzymes, which are basically protein in nature, they are inactively present in our body. But upon activations mean that if there is some hemorrhages occur in our body, so those enzymes which are inactive enzymes, they are activated, and then the activated enzyme in turns activate other enzymes which are also inactive, and on activation of those enzymes it will lead into the final step of the reactions. And we will discuss that which type of reaction is the final reactions are end product of that reactions. So in simple words, we can say that these are basically zymogens. Zymogens are those enzymes that are present in our body in inactive form. So these zymogens basically activated by certain factor, and upon activations these enzymes further activate other enzymes which are also present in inactive form, and at the end they activate a pathway, and that pathway is known as coagulation pathway. Now how this pathway occur? So there are certain proteins which we already discussed that they are present in inactive form, and these proteins are known as coagulation factors or clotting factors. So there are 13 different clotting factors which are present in our body in inactive form, and these are factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 13 coagulation factors. Factor 1, factor 2, they are always written in Roman terminologies, like 1, like 2, like 3. And factor 1 is known as factor 1 because this factor was first discovered, and after that the second factor was discovered, which is prothrombin, and third, fourth, fifth and up to 13. So up till now there are 13 coagulation factors. So these factor 1 have its own name, like factor 1 is known as fibrinogen, factor 2 is known as prothrombin, factor 3 is known as thromboplastin, factor 4 is known as calcium, factor 5 is known as labile factor or proacceleratin, factor 6 not existed. Factor 6, this was basically a coagulation factor
लेकिन इसको डिलीट किया गया क्योंकि फैक्टर 6 जब डिस्कवर हुआ था तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो दूसरे जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने इसको डिलीट किया। तो अब इसको हम कहते हैं डिलीटेड फैक्टर, बट चूंकि फैक्टर मौजूद नहीं है तो हम इसको सिंपली नॉट एग्जिस्टेंट लिखते हैं। इस तरह फैक्टर 7 को हम स्टेबल फैक्टर कहते हैं या प्रो कन्वर्टेन भी हम इसको कहते हैं। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर 9 क्रिस्मेट फैक्टर आर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, फैक्टर 10 स्ट्रैटफोर्ड फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन आर, इसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी कहते हैं। हेकमैन फैक्टर विच इज बेसिकली फैक्टर 12 एंड 13 फैक्टर विच इज नोन एज फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। चूंकि फैक्टर 13 ये फेब्रिन को स्टेबलाइज करती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सो जो कोगुलेशन फैक्टर कैस्केड है उसमें 13 कोगुलेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और इनको हम कहते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स। रिमेंबर कि जितने भी कोगुलेशन फैक्टर हैं उनकी सिंथेसिस लिवर में होती है, जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस लिवर में होती है। एक कोगुलेशन फैक्टर जिसको हम कहते हैं वॉन विलिब्रांड फैक्टर, सिवाय उसके जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस लिवर में होती है, जबकि वॉन विलिब्रांड फैक्टर की सिंथेसिस एंडोथेलियल सेल्स में उसकी सिंथेसिस होती है, जो कि बेसिकली जो फैक्टर 8 है उसको कैरी करती है, तो इसलिए हम इसको कैरियर फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर 8 कैरियर फैक्टर आर वॉन विलिब्रांड फैक्टर्स विच इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर which help in coagulation. So secondary hemostasis are coagulation cascade. सबसे पहले तो what is coagulation? Coagulation basically is the ability of the plasma to clot, so that is known as coagulation. Blood clotting is something different and coagulation is something different. Coagulation means कि जब प्लाज्मा की ये एबिलिटी कि वो क्लॉट हो तो इसको हम कहते हैं कोगुलेशन। ठीक है, तो द क्लॉटिंग मैकेनिज्म आर द कैस्केड। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली एक्टिवेट होते हैं। जैसे हमने कहा कि कैस्केड में जब एक फैक्टर एक्टिवेट होता है तो वो बाकी फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और एंड पे हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलती है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिलती है और तब जाके वो पाथवे स्टॉप होती है। तो जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स हैं इनमें कुछ फैक्टर्स है जिसको हम कहते हैं विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, क्योंकि उनकी सिंथेसिस के लिए विटामिन के एसेंशियल थिंग है, तो उसको हम कहते हैं विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। जैसे फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10, इसको हम कहते हैं विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कहते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स कहते हैं। अगर एक इंडिविजुअल है उसमें विटामिन के की डिफिशियंसी है तो ये जो फैक्टर्स है इसकी सिंथेसिस नहीं होगी और फिर ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। जैसे हमने कहा कि इनएक्टिव फॉर्म में ये एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम ज़ाइमोजन कहते हैं। इन अपॉन एक्टिवेशंस दे एक्ट एज ए प्रोटीलिटिक एंजाइम। प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये प्रोटीलिटिक एंजाइम ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी लाइसिस करते हैं। जस्ट रिमेंबर कि ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ये जब डिटेच होंगे मींस कि इनकी जब लाइसिस होगी तो तब जाके ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। फर्दर फिर ये और एंजाइम को लाइसिस करते हैं, फर्दर एंजाइम्स की जो कि इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं और उनकी लाइसिस की वजह से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली प्रोटीलिटिक एंजाइम। Several of these steps require calcium and plated phospholipid surface. जस्ट रिमेंबर कि कोगुलेशन पाथवे आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हर स्टेप में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैल्शियम दो फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करते हैं और कुछ ऐसे स्टेप्स है जिसमें प्लेटेड फास्फोलिपिड सरफेस की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एंजाइम्स और क्योंकि ये एंजाइम या कोगुलेशन फैक्टर्स प्लेटेड के सरफेस पे अटैच होकर फिर ये एक्टिवेट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैल्शियम और प्लेटेड फास्फोलिपिड कुछ स्टेप्स में इनकी जरूरत पड़ती है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। So clotting pathway is basically activated in 3 steps: intrinsic pathway, extrinsic pathway और common pathway। जैसे नाम से ही जाहिर है कि इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और ये कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे वो पाथवे हैं जो कि ब्लड वेसल के अंदर अगर ये एक्टिवेट हो जाए है या वो फैक्टर
जो कि कोगुलेशन फैक्टर्स को ब्लड वेसल के अंदर एक्टिवेट करती हैं, तो हम उसको कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे ये भी ब्लड वेसल के अंदर अंदर एक्टिवेट होती है, लेकिन इसके जो एक्टिवेटिंग फैक्टर हैं वो टिश्यूज के बाहर से आते हैं, मीन्स कि टिश्यूज से आता है, वेसल्स के बाहर से आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। Common pathway is basically that pathway in which the intrinsic pathway and extrinsic pathway combine with each other. So that's why we know it, or that's why it is known as common pathway, and we will discuss later on. Now, intrinsic pathway, we start explanation of these pathway from here. So this is basically intrinsic pathway. This is extrinsic pathway. And these are those coagulation factors which are basically 13 coagulation factor which we discuss, that these inactive enzymes basically activated by certain factors and then activated. So this is the complete coagulation cascade pathway. So intrinsic pathway start with factor 12, while the extrinsic pathway start with factor 7. So we start from factor 7. Now when there is tissue damage, जब भी टिश्यू डैमेज होती है तो टिश्यू डैमेज की वजह से कुछ फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं टिश्यू फैक्टर, जो कि टिश्यू में पाए जाते हैं, ये वेसल के अंदर मूव कर जाता है। तो वेसल के अंदर या वस्कुलर सिस्टम में जो कि हमारे प्लाज्मा, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ये फैक्टर्स है, जिसमें से एक है फैक्टर 7। तो टिश्यू फैक्टर 7 के साथ कंबाइन होके इसको तोड़ देती हैं। तो जो ही फैक्टर 7 की लाइसिस होगी, प्रोटीलाइसिस होगी, तो ये फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाता है और उसको हम फिर कहते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर 7 या फैक्टर 7A। दिस स्मॉल a basically show that this factor 7 is activated, but this factor 7 is activated because of the presence or with the help of tissue factor, and this tissue factor basically comes from damaged tissue. So this factor 7 is activated. This factor activated factor 7 then activate factor 10. So this is factor 10 and this is activated factor 10, which is this small a basically indicate that this factor 10 is activated. So extrinsic pathway start from factor 7 and then activate factor 10. Now intrinsic pathway, कि इंट्रिंसिक पाथवे में जो एक्टिवेटिंग फैक्टर है वो वेसल के अंदर ही होती है और वेसल के अंदर फिर ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट करती हैं। तो ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाती हैं। रिमेंबर कि फैक्टर 12 को एक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। अगर हम ब्लड वेसल के बाहर की बात करें, लेबोरेटरी में बात करें, कि लेबोरेटरी में हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होता, लेकिन जो ही हम ब्लड ले लेते हैं तो फिर ये क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर जो ट्यूब्स हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लास ट्यूब्स, तो ग्लास ट्यूब नेगेटिव सरफेस प्रोवाइड करती हैं और ये नेगेटिव सरफेस फिर एक्टिवेट करती हैं फैक्टर 12 को, और फैक्टर 12 जब एक्टिवेट हो जाता है तो एंड प्रोडक्ट पे हमें ये फिब्रिन मिलता है, तो इसलिए ब्लड क्लॉट हो जाता है। हमारे बॉडी में ब्लड क्यों क्लॉट नहीं होता? इसलिए नंबर 1 कि ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। नंबर 2, हमारे प्लाज्मा में या हमारे ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट है जिसको हम कहते हैं हेपरिन, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होता है, और ये हेपरिन इन फैक्टर्स को एक्टिवेट होने से बचाती है। तो जब भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है तो उसमें ये फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे काइनिन्स और ब्रेडिकाइनिन्स। तो ये काइनिन्स और ब्रेडिकाइनिन्स भी फिर ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट करती हैं। इसी तरह जो टिश्यू फैक्टर हैं, अब जो लेटेस्ट कोगुलेशन कैस्केड आई है, तो उसमें इस फैक्टर 12 के इतना रोल नहीं है जितना कि टोटली रोल इस फैक्टर 7 का है, कि ये फैक्टर 7 फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करती हैं और ये फैक्टर 7 फैक्टर 12 को भी एक्टिवेट कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न कोगुलेशन कैस्केड। ठीक है, तो अब हम चूंकि इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ रहे हैं, तो इंट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू डैमेज के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी जो कि हमारे प्लाज्मा में एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं काइनिन, ब्रेडिकाइनिन या हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन। तो ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देती है। अब फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर 12।
ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 फिर फैक्टर जो 11 है उसको एक्टिवेट करती हैं और ये फैक्टर 11 जो है ये एक्टिवेटेड फैक्टर 11 बन जाता है। जस्ट रिमेंबर कि हर स्टेप में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ये स्टेप में जितने भी स्टेप्स है उसमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, सिवाय एक स्टेप के जो कि हम एंड ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये फैक्टर 9 फिर एक्टिवेट करती हैं, फैक्टर 11 फिर एक्टिवेट करती हैं फैक्टर 9 को, और ये फैक्टर 9 फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 हो जाता है। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 अब ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम बन गया। इसी तरह एक्टिवेटेड फैक्टर 11 ये भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है और एक्टिवेटेड भी है, ये भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है और एक्टिवेटेड है। अब ये फैक्टर 9 जो है ये एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को और फैक्टर 10 एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज की जरूरत है कि फैक्टर 9 जो है ये अकेले फैक्टर 10 को एक्टिवेट नहीं कर सकती। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड सरफेस या प्लेटेड फॉस्फोलिपिड सरफेस और फिर फैक्टर 8 विच इज एक्टिवेटेड फैक्टर 8। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं और तब जाके फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को यानी फैक्टर 9, फैक्टर 8, फैक्टर फॉस्फोलिपिड सरफेस और कैल्शियम, इसको हम कहते हैं टीनेज कॉम्प्लेक्स। ये टीनेज कॉम्प्लेक्स फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करती हैं। अब चूंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट करती हैं या फैक्टर 10 पे खत्म होती हैं और इंट्रिंसिक पाथवे भी फैक्टर 10 पे खत्म होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं चूंकि दोनों पाथवे एक ही फैक्टर पे कंबाइन होते हैं तो इसके आगे जो कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं कॉमन पाथवे। तो ये एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और ये इंट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं फैक्टर 10 पे, तो इसलिए यहां से ये पाथवे एक ही जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन पाथवे। अब फैक्टर 10 एक्टिवेट करती हैं फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को जो कि फैक्टर 2 है और ये फैक्टर 2 फिर कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। अगेन फैक्टर 10 सेपरेटली ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं कर सकती, इसके लिए फैक्टर 5 फॉस्फोलिपिड सरफेस और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको कहते हैं थ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स या प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स हम इसको कहते हैं। अब ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट करती है फैक्टर 13 को भी और फिब्रिनोजन को भी। तो फिब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 है ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिब्रिन में, लेकिन अनस्टेबल फिब्रिन क्लॉट्स में ये कन्वर्ट होता है। और चूंकि ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर सकता है फैक्टर 13 को भी, इसलिए ये एक्टिवेटेड फैक्टर 13 इस फिब्रिन पे कंबाइन होके या इस फिब्रिन को और स्टेबलाइज करती हैं। और जैसे हमने कहा कि फैक्टर 13 जो है ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो ये इस फिब्रिन को स्टेबलाइज करती है और इसको कन्वर्ट करती हैं स्टेबल फिब्रिन क्लॉट में। अब यहां पर एक और बात आ जाती है जो कि बहुत जरूरी है कि जब भी टिश्यू डैमेज होता है और टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है तो इनिशियली जो पाथवे होती हैं वो एक्टिवेट होती है लेकिन पार्शियली एक्टिवेट होती है। जो ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, ये वाला जो स्टेप है, ये थ्रोम्बिन ऐसे काम करता है जैसे पेट्रोल ऑन फायर। ये थ्रोम्बिन फिर इस पाथवे को और भी स्टेबलाइज करता है और भी फर्दर एक्टिवेट करता है। लाइक ये थ्रोम्बिन फैक्टर 12 को भी फर्दर एक्टिवेट कर देता है, इसी तरह ये फैक्टर 11 को भी एक्टिवेट करता है, ये फैक्टर 10 को भी एक्टिवेट करता है, ये फैक्टर 8 को भी एक्टिवेट करता है, इसी तरह ये फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट करता है और ये थ्रोम्बिन फर्दर प्रोथ्रोम्बिन को भी एक्टिवेट करते हैं। तो ये थ्रोम्बिन चूंकि फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करता है और फिब्रिनोजन को भी, तो ये पाथवे और भी एग्रेसिवली एक्टिवेट होती हैं और ज्यादा से ज्यादा फिब्रिन बनते हैं। और ज्यादा से ज्यादा फिब्रिन बनने की वजह से जो इनिशियल जो हमारे पास जो क्लाउड बना था प्लेटेड का, ये उसको और भी स्ट्रेंथ कर देती है। जैसे फिब्रिन का क्लाउड या जो जाल है वो पूरे के पूरे प्लेटेड के ऊपर और अंदर अंदर ये फिब्रिन का जाल आ जाता है। तो इसलिए अब ये जो क्लॉटिंग एरिया है अब ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है।
तो इसको हम कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स है उस कोगुलेशन की। हमारे पास जो कोगुलेशन है वो कैसे होती है, तो अगेन हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि जब भी वेसल्स होती हैं तो हमारे पास जो कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाता है। कोलेजन के साथ साथ वॉन लिब्रान फैक्टर भी जो डैमेज एरिया है उस पर आ जाती हैं और वहां पर प्लेटेड एडहेजन हो जाती हैं। ब्लड वेसल के साथ साथ जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस में हमने पढ़ा था कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है और वेजो कंस्ट्रक्शन का काम है टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स इंजर्ड साइट। ये वेजो कंस्ट्रक्शन किन किन फैक्टर की वजह से होती है, तो सेरोटोनिन की वजह से जो कि प्लेटेट के ग्रेनुल्स के अंदर मौजूद होती हैं, तो वेजो कंस्ट्रक्शन एक उस वजह से होती है और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है जब प्लेटेट एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम अपोजिट दूसरी तरफ के टिश्यू फैक्टर जो कि डैमेज वेसल्स से रिलीज होते हैं, ये टिश्यू फैक्टर आगे जाके जो हमारे कोगुलेशन पाथवे हैं उसको एक्टिवेट करती हैं। कोगुलेशन पाथवे में फिर थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है और थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन की वजह से फिब्रिन क्लॉट्स बनते हैं। तो प्लेटेट एडिशन, फिर प्लेटेट एक्टिवेशन और फिर प्लेटेट एग्रीगेशन जो कि होती है थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP की वजह से, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस। तो प्लेटेट एग्रीगेशन को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए ये फिब्रिन क्लॉट्स आते हैं और इस प्लेटेट को फर्दर स्ट्रेंथन कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल हेमोस्टेटिक प्लग। और फिर जो इंजर्ड एरिया है उसको प्लग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो का आना स्टॉप हो जाता है। लेकिन अब एक और चीज हमने जब शुरू में कहा था कि हेमोस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वेसल में उसको मेंटेन करना, ये इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये प्लेटेट जो प्लग है ये बना है, जब प्लेटेट हमारे पास प्लेटेट के अंदर एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं प्लेटेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ये प्लेटेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इस इंजर्ड जो ब्लड वेसल्स है उसको फिर प्लग कर देते हैं, मींस कि इसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि प्लेटेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कोलेजन फाइबर्स को और एंडोथेलियल्स को दोबारा रिपेयर कर देते हैं। तो फिर इस प्लेटेट प्लग की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जब जरूरत नहीं पड़ती तो इसको रिमूव करना है ताकि ब्लड में ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो। तो इस थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए एक और सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। और फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो फिब्रिन क्लॉट्स है उसको रिमूव करना बॉडी से, इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइटिक फैक्टर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। क्योंकि जो हेमोस्टेसिस को स्ट्रेंथन करती हैं, जो प्लेटेट एग्रीगेट जो बने हैं उसको और स्ट्रेंथन करना ये फिब्रिन का काम है। तो अगर हम फिब्रिन को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस जाल को रिमूव कर देंगे तो प्लेटेट फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड insoluble deposit formed as a result of coagulation is known as fibrinolysis. So वो प्रोसेस जिसके जरिए हम फिब्रिन को या फिब्रिन क्लॉट्स को रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। सो फिब्रिनोलाइसिस उसमें जो कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और उस फैक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिनोजन। अगेन इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो प्लाज्मिन को एक्टिवेट करने के लिए एक फैक्टर है जो कि अगेन टिश्यू में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टिश्यू से आके प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करती है और प्लाज्मिनोजन फिर कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मिन में। ये फिब्रिनोजन का स्ट्रक्चर है कि इसमें एक डी और एक डी ये है और इसके दरमियान ई है। तो दिस डी इज बेसिकली अ सेपरेट फ्रेगमेंट, दिस ई इज अनदर सेपरेट फ्रेगमेंट एंड दिस डी इज अनदर सेपरेट फ्रेगमेंट। सो दिस टू डी इज बेसिकली कंबाइंड विद ई फ्रेगमेंट्स एंड दिस फॉर्म फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन फिर फिब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। जब इस ई से इसके कुछ और कंपोनेंट है, प्रोटीन कंपोनेंट है, वो रिमूव हो जाए तो फिर ये फिब्रिन मोनोमर्स अनस्टेबल फिब्रिन
या अनस्टेबल फिब्रिन जो हमारे पास बनते हैं, इस फिब्रिनोजन के मुख्तलिफ कंपोनेंट के एग्रीगेशन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये देख सकते हैं, एक डी, एक ई और ये डी। तो दिस टू डी basically these two fibrinogen combine with each other and they form fibrin, unstable fibrin. Similarly, this is another fibrin, this is another fibrin, this is another fibrin, this is another fibrin. So this can detach easily, but when factor 13 act on this unstable fibrin, they basically bind these fragments with each other. So now this is stable fragment. सो स्टेबल फिब्रिन क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए अगेन हमारे पास आते हैं प्लाज्मिन, और एनिक्टोफॉर्म में ये प्लाज्मिनोजन के फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लाज्मिन एक्टिवेट होते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन जब एक्टिवेटर होते हैं तो इस फिब्रिन क्लॉट्स को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? इसको इसके फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इस फिब्रिन को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, फिर इस फिब्रिन को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, फिर इसको इसी तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ते हैं। तो एक हमारे पास ये चीज आ जाती है जैसे डी, ई और डी। इसको हम कहते हैं एक्स फ्रैक्शन, हम इसको कहते हैं कंबाइनली। इस फ्रैक्शन पे अगेन प्लाज्मिन एक्ट करता है और इसको दो में डिवाइड करते हैं, डी और ई में। इसको हम वाई फ्रैक्शन कहते हैं, और जब डी सेपरेट हो जाते हैं तो इसको भी हम डी फ्रैक्शन कहते हैं। अगेन प्लाज्मिन इस वाई फ्रैक्शन पे एक्ट करते हैं और इसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं डी, ई और डी में। तो इसको हम कहते हैं कंबाइनली इफ डीपी या फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इफ डीपी और डी डाइमर में फर्क है, और वो फर्क ये है कि अगर ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट ये सेपरेट हो तो इसको हम कहते हैं फिब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स। लेकिन डी डाइमर्स, जब ये फ्रेगमेंट जैसे एक डी और एक डी ये हमारे ब्लड में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाए जाए, जैसे हम ये देख सकते हैं कि अगर प्लाज्मिन ने इस पूरे अनस्टेबल फ्रेगमेंट पे फिब्रिन क्लॉट्स पे एक्ट किया और ये डी डाइमर जो दो डीज हैं इसको सेपरेटली रिमूव किया एक दूसरे से, तो चूंकि ये डी और डी 2D हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं डी डाइमर। डाइमीज में 2, तो 2D आपस में कंबाइन होते हैं और सेपरेटली होते हैं और रिमूव नहीं होते, इसलिए हम इसको कहते हैं डी डाइमर्स। डी डाइमर्स बड़े स्पेसिफिक हैं। इफ डीपीज एक खास लेवल तक हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन जब भी एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation, और डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation की कंफर्मेशन के लिए डी डाइमर्स टेस्ट करवाते हैं। सो अगर डी डाइमर हाई है तो इट मीन्स कि बॉडी में कोagulation हो रही है और एबनॉर्मल कोagulation हो रही है, तो हम इसको कहते हैं डी डाइमर्स। Now there are certain factors, other factors which is involved in the activation of plasminogen, जिसमें से हमने कहा कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इस तरह थ्रोम्बिन, फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर 12, केलिकिरिन और हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन। सो ये सारे फैक्टर बेसिकली प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं। अब कुछ इनहिबिटर्स हैं ताकि ज्यादा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट ना हो, तो उसके लिए कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-2 एंटीप्लाज्मिन और अल्फा-2 मैक्रोग्लोबुलिन। सो दीज आर बेसिकली द इनहिबिटर्स ऑफ प्लाज्मिन। थैंक यू सो मच। ये कोagulation के लिए पूरे प्रोसेस है जिसके जरिए कोagulation होती है।